वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो आज हम देखेंगे दृष्टि करंट अफेयर्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। ठीक है, ये कब आया? ये आया अप्रैल 6, 2023 को ये आया। तो इसका आप डेट भी याद रखना, डेट के साथ इसको आप याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं कि स्पेस इकोनॉमी में इंडिया का करेंटली कितना कंट्रीब्यूशन है। तो लेस देन 2% कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब 2% से भी कम कंट्रीब्यूशन है इंडिया का स्पेस इकोनॉमी में। ओके, और इंडिया ने ये पॉलिसी इसलिए लेकर आया ताकि इन फ्यूचर इंडिया का जो स्पेस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो वो कितना हो जाए, 10%। फाइन, चलिए नेक्स्ट देख आते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है हाइलाइट्स की जो भी ये स्पेस मिशन आया है, पॉलिसी आई है सॉरी, उसमें एक तो इन्होंने हाईलाइट मतलब इन्होंने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, और जो हमारा इसरो है उसको एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो कि वो फोकस करेगा मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ठीक, और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो फोकस करेगा मैन्युफैक्चरिंग पे, जैसे सैटेलाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो गई और उसको क्या उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये सब कौन फोकस करेगा? ये फोकस करेगा प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, और बाकी रिसर्च और डेवलपमेंट का किसका फोकस रहेगा? वो रहेगा इसरो का फोकस। अब यहाँ पे देख लेते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इसरो, सॉरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। तो पहले इसरो का देखेंगे। इसरो बना कब था? इसरो आपका बना था 1969 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसरो का? तो आपका है बेंगलुरु में। ओके, फिर हम इन स्पेस का देखेंगे, वो बना था आपका 2020 में। ओके, और इसका हेडक्वार्टर आपका अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। और फिर जो हमारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये बना है 2019 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। तो अभी याद हो गया, इसरो है बना है 1969, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। फिर उसके बाद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि कमर्शियल ब्रांच है इसरो का, ये बना है आपका 2019 में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। फिर हमारा इन स्पेस है 2022 में बना है और इसका हेडक्वार्टर है आपका अहमदाबाद में। ठीक है, इतना आपको लर्न हो गया होगा। आप ऐसा करिए, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप या तो कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, या फिर अभी उसको रेडी करते मतलब लर्न करते हुए चलिए, ताकि नेक्स्ट टाइम इसको ना देखना पड़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बायोटेक किसान। एक मिनट, चलिए देखते हैं बायोटेक किसान। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है जितेंद्र सिंह 6 अप्रैल 2023 को राज्यसभा को इन्फॉर्म करते हैं कि इस स्कीम के थ्रू 1,60,000 फार्मर्स को जो है बेनिफिट हुआ है। ओके, मेनली ये जो बायोटेक किसान स्कीम है ये मेनली वुमेन फार्मर्स जो है उनको एम्पावर करने के लिए 2017 में लाया गया था। ठीक है, यहाँ देखिए फार्मर सेंट्रिक है बायोटेक, मतलब जो हमारा फार्मिंग इंडस्ट्री है, फार्मिंग्स है, ठीक है, एग्रीकल्चर, उसमें बायोटेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना कि किस तरह बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ज़्यादा से एंटरप्रेन्योर्स इनोवेशंस ला सके फार्मिंग सेक्टर में। तो बायोटेक किसान कब आया था? ये आपका आया था 2017 में, और ये फार्मर सेंट्रिक बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन फार्मर्स के लाइफ में लाने के लिए कि वो भी मतलब एज अ फार्मिंग जो है उसको एज अ एंटरप्रेन्योरशिप पे डेवलप कर दिया जाए और उसमें इनोवेशन भी लाया जाए, ताकि और नई नई मशीनरी यूज़ करके और भी जैसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे और भी ज़्यादा इनोवेटिव बनाया जाए फार्मिंग सेक्टर को। और इससे और क्या करने के लिए था? वुमेन्स जो है उनको एम्पावर करने के लिए। ठीक है, वुमेन फार्मर्स को।
ठीक है। अब बायोटेक किसान सभा जो है, सॉरी, बायोटेक किसान स्कीम जो है ये 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो है इम्प्लीमेंट होगा। अब यूपी में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? तो वो है 9। फाइन, 9 क्लाइमेटिक जोन जो है वो यूपी में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। और ये एक तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में प्लस जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब में ये इम्प्लीमेंट होगा। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं टोटल? तो ये आपके हैं 112। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3D प्रिंटेड धवन सेकेंड इंजन। तो ये जो इंजन बनाया गया है इसको 3D टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, ठीक है। और बनाने वाली कंपनी कौन है? एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम स्काईरूट एरोस्पेस है, ठीक है। ये फर्स्ट इंडिया में ऐसा कुछ 3D प्रिंटेड धवन इंजन जो है डेवलप किया गया, ठीक है। इसी के साथ आपको याद होगा धवन 1, ठीक है, ये भी याद होगा। ये क्या था? इंडिया का पहला क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। तो याद रखिएगा धवन 1 जो है वो इंडिया का पहला क्रायोजेनिक इंजन है और धवन 2 जो बनाया गया है वो आपका 3D प्रिंटेड इंजन है। तो दोनों को आप अलग अलग याद रखिएगा। तो अब इस इंजन जो डेवलप किया गया ये यूज होगा आपका जो व्हीकल है विक्रम सेकेंड में इसका यूज किया जाएगा, जो कि प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है। फाइन, नेक्स्ट। अब ये इसको जो है कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? नागपुर। धवन 2 को टेस्ट कहाँ किया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र में। अर्लियर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि स्काईरूट जो है इंडिया का जो पहला स्काईरूट ने इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप किया था रॉकेट। क्या नाम था उसका? विक्रम यस। और ये इसका नाम क्या है? विक्रम सेकेंड, ठीक है। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। धवन 2 जो है आपका जो धवन क्रायोजेनिक इंजन की सीरीज का ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है? ये 3D प्रिंटेड है। और आपका धवन 1 जो है वो क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। वो और जो ये है जो 3D प्रिंटेड ये धवन 2 है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, याद रखिएगा। कंप्लीटली इंडिजीनियस है, बाहर के उसमें प्रोडक्ट्स नहीं यूज हुए हैं, बाहर की मशीनरीज वगैरह उसमें यूज नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो फ्यूल यूज किया जाएगा एज अ प्रोपेलेंट्स, उस क्या होगा? उसमें लिक्विड नेचुरल गैस यूज किया जाएगा एंड लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये आप याद रखिएगा कि जो एज अ प्रोपेलेंट फ्यूल यूज किया जाएगा वो आपका होगा लिक्विड नेचुरल गैस एंड लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये आप याद रखिएगा। अब 3D प्रिंटेड क्या होता है? इसको और भी क्या बोलते हैं? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। मतलब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये हो गया आपका कि क्या होता है कि हम कुछ अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें से चीजें एलिमिनेट करते रहते हैं, उसको शेप देते रहते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं सबट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। चीजें हम एलिमिनेट कर करके उसको सही बनाते हैं। लेकिन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि हम चीजों का ऐड कर करके बना रहे हैं, ठीक। जैसे कुछ भी बनाना हुआ तो पहले हमने कंप्यूटर में उसको डिजाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद 3D टेक्नोलॉजी से उसको फाइबर्स को बनाते रहते हैं, ठीक। तो वही कहा जा रहा है कि ये एडिटिव होता है, ठीक है। इसको ऐड करके प्लास्टिक या मेटल्स जिससे भी ये बनता है उसको डिजाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। या तो फिर आप इस तरह भी इसको कह सकते हैं, इट इज द इनवर्स ऑफ सबट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। चलिए नेक्स्ट है आपका इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन RLV लैक्स। तो इसरो ने अभी इसको लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। RLVTD का फुल फॉर्म है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन,
इसको शॉर्ट में बोलते हैं RLVTD। तो आपको इस तरह भी पूछ सकता है कि ये क्या है RLVTD, और आपको सबमरीन, एंटी सबमरीन और स्कॉर्पिन दे देगा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल दे देगा, तो उसमें से भी आपको इसको चूज करना होगा। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि RLV का फुल फॉर्म क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, तो आप इजिली उसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख, और ये कहाँ पे इसको टेस्ट किया गया है, कर्नाटका में। ये सब नहीं पूछेगा कि कहाँ टेस्ट किया गया कहाँ नहीं, बस आप इतना याद रखिएगा। और ये वर्ल्ड का पहला जो है ऐसा विंग्ड बॉडी है जिसको 4.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे ले जाया गया। किसकी हेल्प से? हेलीकॉप्टर की हेल्प से। ठीक है, हेलीकॉप्टर की हेल्प से ऐसा विंग्ड बॉडी है जिसको 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से ले जाया गया और वहां से उसको गिरा दिया गया, रिलीज कर दिया गया। फाइन, चलिए, व्हाट इज इसरोस RLVTD प्रोजेक्ट? ये क्या है? ये है आपका कि जो भी डेवलपिंग एसेंशियल टेक्नोलॉजी फॉर अ फुली रीयूजेबल, जैसे कि हम कोई भी रॉकेट वगैरह बनाते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं वो एक बार ही यूज होते हैं। ये क्या करेंगे कि रीयूजेबल, मतलब नाम से ही लग रहा है कि इसको हम रीयूज कर सकते हैं। एक बार अगर कोई मिसाइल्स वगैरह लॉन्च हो गया या फिर कोई सैटेलाइट्स लॉन्च हो गई, तो वो उसके जो पार्ट्स हैं वो उससे ऐसे जैसे कि स्टेजेस में बनते हैं। ठीक है, मिसाइल्स, तो वो क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेज को यहाँ जैसे इसमें लगा दिया, ये रीयूजेबल आपका लॉन्च व्हीकल है, तो ये उस सैटेलाइट से जो है सेपरेट हो जाएगा और ये अपनी जगह पे जहाँ पे इसका लोकेशन होगा गिरने का, वहां पे वो गिर जाएगा। तो उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं इकट्ठा करके। फाइन, देखिए, और ये जो है दिस व्हीकल विल बी स्केल्ड अप टू बिकम फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडिया जो अभी अपना बना रही है 2 स्टेज 2 ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल। ये 2 स्टेज 2 ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल, उसका जो है फर्स्ट स्टेज की तरह ये काम करेगा। इसमें जो है ये एक तरह का ये डेवलप किया गया है ताकि इसको यूज कर सके किस चीज में, हाइपरसोनिक फ्लाइट के लिए, ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए, रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट के लिए। ये सब के लिए हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, फुल फॉर्म भी ये पूछ सकते हैं। स्काई कैनवास प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल मेटियोर शार्स, अब इसे एक जापान की कंपनी है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द इंडिपेंडेंट, टोक्यो बेस्ड एक ALE कंपनी है। उन्होंने बोला है कि वो ऐसा सैटेलाइट बनाएंगे 2025 तक। उससे क्या होगा कि वो आर्टिफिशियल जो मेटियोर्स होते हैं वो जो है आर्टिफिशियली ऊपर से नीचे भेज सकते हैं, ह्यूमन मेड मेटियोर शार। ठीक है, उसकी बारिश हो सकती है, उससे वो करवा सकते हैं 2025 तक, ऐसा है। तो आप ये याद रखिएगा, ये कहाँ का है, जापान के ALE कंपनी ये करेगी, टोक्यो बेस्ड, टोक्यो में है ये। तो ये ऐसा वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो आर्टिफिशियल मेटियोर शार कराएगा। ओके, अब मेटियोर्स क्या होता है, जैसे कि कोई स्टार हुआ, जब वो बिल्कुल ही ओल्ड एज में चला जाता है तो वो जो टूटता है, तो अगर वो एटमॉस्फेयर के जब तक अंदर नहीं आता है तब तक वो उसको क्या बोलते हैं, मेटियोराइट। फाइन, लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है तो उसको बोलते हैं मीटियोर्स। ये याद रखिएगा। और प्लीज आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा एंड वीडियोस को लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोट ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गामा रेज। तो ये क्या हुआ है, बोट क्या है आपका, कि अभी एक रेडिएशन का एक्सप्लोजन हुआ है अर्थ पर। ठीक है, गामा रेज का था एक्सप्लोजन, जिसको बोलते हैं गामा रे ब्रस्ट, GRB। उसको क्या बोलते पूरा, GRB 221009A।
तो उसकी ब्रस्टिंग हुई है अर्थ पे और वो पूरे अर्थ पे जो है फैल गया था, तो उसकी वजह से अर्थ जो है बहुत ब्राइट दिख रहा था, तो उसी को बोला गया है ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गामा रे। तो अगर आपसे अब तो पहले आप ये याद कर लो कि ये क्या है, GRB गामा रे ब्रस्ट, ठीक है। इसको निकनेम दिया गया है बोट बी, दैट इज ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ये जो सिग्नल ओरिजिनेट हुआ है ये आपका एक कॉन्स्टिलेशन था जिसका नाम है सगिता, ठीक है। ये यहां से जो है ये सिग्नल मिला था, किसको मिला था ये सिग्नल, जो नासा की फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप है उसको यहां से सिग्नल, इस कॉन्स्टिलेशन से सिग्नल मिला था, ठीक है। सगिता, ये नाम याद रखिएगा कि सगिता क्या है, आपका कॉन्स्टिलेशन है और नासा का फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप से ये पता लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बाय 2030। तो हमारे जो शिपिंग एंड पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो जो है मार्च 2022 को लॉन्च किया है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। अब ठीक है, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम क्या है, इसके अंदर जो भी हमारे ग्रीन टग्स हैं या मतलब ग्रीन बोट्स हैं, सॉरी टग बोट्स हैं, टग शिप या टग बोट्स जो भी बोल लीजिए आप, उसको जो है ग्रीन मतलब उसमें जो है ऐसे नॉन रिन्यूएबल, तो उसको इस तरह बनाएंगे कि वो नॉन फॉसिल फ्यूल पे रन करे, जैसे कि आपका हो गया मेथनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन, इस पे रन करे वो, ठीक है। अब ये ग्रीन जो ये टग बोट्स होते क्या है, ये बोट्स इन काम में आते हैं कि जैसे कि हमें हमारा कोई जैसे कि बड़ा शिप है, ठीक है, तो उसको पुश करने में या उसको खींचने में, तो ये सब के लिए ये टग शिप्स का काम आता है। तो इन्हीं को जो है कि ये ग्रीन फ्यूल यूज करे, दैट इज नॉन फॉसिल फ्यूल, तो ये लेकर आया गया है स्कीम प्रोग्राम उसके लिए, ठीक है। तो इसको कब से कब तक करना है, 1930 तक। लेकिन देखिए द टारगेट इज टू हैव इनिशियल ग्रीन टग्स वर्किंग इन ऑल मेजर पोर्ट्स, मतलब ये ग्रीन टग्स को डेवलप किया जाएगा कि हर जो मेजर पोर्ट पे वहां पे जो है ये ग्रीन टग्स जो है, अभी तक तो वो फॉसिल्स पे चलते थे, जब फॉसिल नॉन फॉसिल फ्यूल पे चलेंगे उसको ग्रीन टग्स बोलेंगे। 2025 तक हर मेजर पोर्ट्स पे ये आ जाए और 50% जो है ये टग्स जो है इनको ग्रीनरी मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल पे कन्वर्ट कर दिया जाए, कब तक, 2030 तक। सभी पोर्ट पे 2025 तक ये सारे टग्स आ जाने चाहिए और इसको नॉन फॉसिल फ्यूल पे रन करने के लिए कब तक का टारगेट है, 2030 तक। ये ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा ये टग्स किसे बोलते हैं। कंट्री का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग को बनाया गया है, किसने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। क्या नाम है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। तो आप याद रखिएगा, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग हो गई और दूसरी तेरी, ठीक है, दैट इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये जो है नोडल एजेंसी रहेगी इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। दैट इज ग्लोबल हब फॉर बिल्डिंग ग्रीन शिप्स बाय 2030, इसको ये देखेगी। फिर है नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, तो अप्रैल में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे लेकर आई है, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज। तो रेबीज किससे होता है, रेबीज वायरस से होता है, ठीक है, और ये कोई भी जो स्ट्रे एनिमल्स के काटने से हो जाता है, मेनली डॉग के काटने से होता है, ठीक है। तो हमारी जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने बोला है, उन्होंने ये एक्शन लिया है इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या, एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल 2023, ताकि डॉग की जो पॉपुलेशन को उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड हस्बेंड्री एंड
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉइंटली लॉन्च, उन्होंने क्या किया लॉन्च, नेशनल एक्शन प्लान फॉर लॉन्ग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन फ्रॉम इंडिया बाय 2030 तक। मतलब रेबीज जो है उनको एलिमिनेट करना है, कब तक, 2030 तक जो है एलिमिनेट करना है रेबीज को। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री इसे लेकर आए हैं इस मिशन को। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड बना कब था। तो ये आपका बना था एनिमल वेलफेयर बोर्ड 1962 में। ठीक है, कौन से एक्ट से, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट 1960 से इसको बनाया गया था। ठीक है, और ये एग्जिस्टेंस में आया था 1962 में। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका हरियाणा में है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड का हेडक्वार्टर हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में किस जगह, बल्लभगढ़ में। ठीक है, और इसकी फाउंडर कौन थी, रुक्मणी देवी। तो याद रखिएगा एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है ये बनाया गया था 1962 में, हेडक्वार्टर आपका बल्लभगढ़ हरियाणा, और फाउंडर कौन था इसका, रुक्मणी देवी। इतनी बातें याद रखिएगा। अब देखते हैं भारत 6G प्रोजेक्ट। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो बहुत विजनरी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने प्रोजेक्ट 6G प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। तो इसका दो फेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक तो 2023 से 2025 तक, दूसरा आपका फेज होगा 2025 से 2030 तक। ठीक है, और ये जो है इसकी स्पीड जो है, जो हमारा 5G है उससे ज़्यादा स्पीड होगा। 5G का कितना है, 1 गीगाहर्ट्ज सॉरी। ठीक है, ये इतने से चलेगा। और जो हमारा 6G टेक्नोलॉजी आएगा ये आपका जो है चलेगा 90 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक। तो याद रखिएगा इसका कितना रहेगा, 90 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक। तो ये याद रखिएगा, ये आपका है। और इसी को बोलते हैं, ये जो रेशियो, इसी को बोलते हैं टेट्राहर्ट्ज कम्युनिकेशन। ठीक है, जो इतनी स्पीड से चलता है इसी को बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। टेट्राहर्ट्ज कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन 90 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज को ही क्या बोलते हैं, टेट्राहर्ट्ज कम्युनिकेशन। तो अगर एग्जाम में आता है कि टेट्राहर्ट्ज कम्युनिकेशन क्या होता है तो उसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और इस 6G का यूज जो है वो जैसे रिमोट कंट्रोल फैक्ट्रीज हो गए, कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग सेल्फ ड्रिवन कार हो गए, स्मार्ट वियरेबल्स, ठीक है, जो हमारे स्मार्ट वॉच वगैरह होते हैं वो सब में इसका यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है लॉन्च व्हीकल M3 वन वेब इंडिया 2, इसी का नाम है मिशन का, वन वेब इंडिया 2 या फिर लॉन्च व्हीकल मिशन 3। तो इसको इसरो लेकर, अब ये लॉन्च व्हीकल मिशन 3 क्या है आपका, ये जो हमारा GSLV Mark 3 था, GSLV Mark 3 था, वो उसी का रीनेम करके लॉन्च व्हीकल M3 उसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो वही है वो, तो इसे याद रखिएगा, ये GSLV का ही है, उसी को रीनेम कर दिया गया है, या तो इसको आप वन वेब इंडिया 2 मिशन भी बोल सकते हैं। ठीक, अब ये जो मिशन लाया गया है ये किसके किसके बीच हुआ है, एक तो कमर्शियल आर्म जो है नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड वन वेब के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो टोटल 72 सैटेलाइट इससे लॉन्च करेंगे। फर्स्ट फेज में 36 सैटेलाइट, ठीक है, जिसको बोला गया है आपका मिशन LM, M3, M2,
वन वेब इंडिया वन मिशन। अब देखिए इसी की वन वेब कॉन्स्टलेशन भी है। एक तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया वन वेब कंपनी से, एक वन वेब कॉन्स्टलेशन है जिसको ये क्या होता है, ऑपरेट्स इन अ लो अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट पे। ठीक है, कहां पे ऑपरेट होता है, लो अर्थ ऑर्बिट। अब हम देखेंगे कि आपका जो ये GSLV है, ठीक है, इसका पेलोड कितना है। तो अगर आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे ले जाना है तो आप 4000 kg का सामान ले जा सकते हो उसमें GSLV से, वही मतलब लॉन्च LV-M3 से। और अगर आपको लो अर्थ ऑर्बिट पे ले जाना है तो आप 8000 kg के रेंज तक चीजें ले जा सकते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और जो GSLV है वो हमारा जो है 3 स्टेज प्रोपेलेंट है उसमें, जैसे PSLV जो है 4 स्टेजेस में है और GSLV क्या है आपका 3 स्टेजेस में, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक इंजन। तो पहला हो गया हमारा सॉलिड, दूसरा हो गया हमारा लिक्विड स्टेज एंड तीसरा हो गया हमारा क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, चलिए ये आपको, आई होप आपको लर्न भी होता जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ICR डेवलप वीट दैट कैन बीट द हीट। तो ICR ने ऐसा वीट डेवलप किया जो हीट रेजिस्टेंस है, तो उसका नाम क्या है, HD3385। नाम याद रखिएगा, HD3385। इसको आईकार ने डेवलप किया। अब आईकार का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, सबको ही पता होगा ये, नथिंग न्यू इन दिस। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको पॉपुलरली पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, वो जो है नेशनल इंस्टीट्यूट है ऑफ किसके अंडर में आता है, आईकार के अंदर में आता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, वो आपका आता है आईकार के अंदर में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पूसा का दिल्ली में है। ठीक है, आईकार एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि, ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्रीकल्चर एजुकेशन प्लस रिसर्च, जो भी एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च वगैरह और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन आता है, आईकार। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि आईकार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफरेंट ऐसे ऑप्शन। तो आप याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए भी आईकार हेल्प करता है। और इसको जो है हेड कौन करता है, तो आईकार को, ये जो होते हैं आईकार को, IAR को कौन हेड करता है, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो होते हैं, यूनियन मिनिस्टर, वो इसको हेड करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर देखते हैं इन्फ्लुएंजा सबटाइप H3N2। ये जो है H3N2 जो इन्फ्लुएंजा है वो किससे होता है, ये बेसिकली आपका पिग से होता है। जो पिग के एरिया में ज्यादा रहते हैं उनको ये वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा सबटाइप H3N2। इसके सिम्टम्स क्या है, फीवर, कफ, रनी नोज, बॉडी एक, फिर नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, चलिए इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं हांगकांग फ्लू भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसका पैंडेमिक कहाँ पे आया था, हांगकांग में, तो उसी के नाम से इसको रख दिया गया है हांगकांग फ्लू। इसको वेरिएंट इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पिग से होता है इसलिए इसको वेरिएंट इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, या वेरिएंट वायरसेस। ठीक है, H3N2 इसको याद रखिएगा, ये पिग से होता है। जो ज्यादा लोग, अभी बहुत सारे लिमिटेड केसेस ही मिले हैं ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता। एक तो एनिमल्स टू ह्यूमन होता है, प्लस ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये होता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये दोनों तरीके से स्प्रेड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है IIT कानपुर डेवलप एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट मिनरल। तो पहले चीज IIT कानपुर याद रखिएगा, उन्होंने क्या बनाया है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया है, ताकि जिससे जो मिनरल्स है उसको एफिशिएंटली जो है
ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ये तो यूपी का न्यूज़ है, तो और भी इसको याद रखिएगा कि ये आईआईटी कानपुर है। इन्होंने एक हाइपर लूप टाइप सिस्टम बनाया है जिससे एफिशिएंटली जो है मिनरल्स वगैरह है, जैसे कोल हो गए और भी मिनरल्स हो गए, वो इजिली ट्रांसपोर्ट हो सके। अब देखिए ये हाइपर लूप कैसे होता है, एक मिनट। तो आपका हाइपर लूप में क्या होता है, एक टनल टाइप का होता है, ठीक है, आपका एक टनल टाइप का होता है, उसके अंदर जो है पोर्ट होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रेन होती है ना उसी टाइप का, लेकिन बट ये दोनों सारे चारों तरफ से क्या होते हैं, क्लोज होते हैं हाइपर लूप, ठीक है। और हाइपर लूप में क्या होता है, एयर प्रेजेंट नहीं होता। ट्रेन में क्या होता है, एयर हर साइड से आता रहता है ना, लेकिन हाइपर लूप को ऐसा बनाया जाता है कि इसमें एयर जो है लो प्रेशर क्रिएट किया जाता है। याद रखिएगा, हाइपर लूप में लो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और ताकि जो है जो फ्रिक्शंस जो फ्रिक्शंस लगते हैं ना एयर की वजह से, उसको रिड्यूस किया जा सके। इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर किया जाता है, एयर को बिल्कुल ही हटा दिया जाता है ताकि फ्रिक्शंस रिड्यूस हो सके, ठीक है, वही बोलते हैं हाइपर लूप सिस्टम। तो इस पहली बार ये चाइना ने स्टार्ट किया था, फिर बीच में ये प्रोजेक्ट चाइना ने रोक दिया था क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था, तो इसलिए चाइना ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था। तो देखते हैं डेवलप किसने किया है, प्रोफेसर विशाख भट्टाचार्य एंड रिसर्च साइंटिस्ट कन्हैया लाल चौरसिया एंड यशस्वी सिन्हा आईआईटी कानपुर के हैं। और इसको शोकेस किया था यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट सबमिट हुई थी वहां पे। अब ये कहाँ पे हुआ था, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये आपका हुआ था लखनऊ में। देखिए यहाँ पे लिखा है ये किस पे बेस्ड है, हाइपर लूप टाइप कॉम्प्रेस्ड एयर बेस्ड पाइपलाइन सिस्टम। वही मैंने बोला ना कि कॉम्प्रेस बिल्कुल भी एयर नहीं रहता है वहां पे, एयर, ठीक है। और ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। चलिए आगे देखते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है डेवलप किया जा रहा है फॉर बोथ पब्लिक एंड गुड्स, मतलब जो ये हाइपर सिस्टम ये पब्लिक के लिए भी यूज हो सकता है और चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसरो लॉन्चेस सेकेंड डेवलपमेंटल फ्लाइट SSLV D2। अब ये SSLV क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसरो ने इसको 10 फरवरी 2023 को लॉन्च किया था, जो अनसक्सेसफुल रह गई थी, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हुई थी। इसमें इन्होंने तीन पेलोड भेजे थे, एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, एक जॉनस जो कि हमारा जैनस किसका था, ये यूएस का था, और एक आजादी सेट जो कि एक एजुकेशनल सैटेलाइट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नासा स्पेस एक्स क्रू 6 मिशन। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं देखना है, बस आपको याद रखना है कि क्रू 6 मिशन किसका है, तो ये नासा का है। कहाँ से लॉन्च किया, केनेडी स्पेस सेंटर से, बस आपको इतना ही याद रखना। और केनेडी स्पेस सेंटर कहाँ है, फ्लोरिडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेड टाइड अभी देखा कहाँ गया है, ये कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा जो है वहां पे देखा गया है कि रेड टाइड आया था। अब ये रेड टाइड किसकी वजह से होता है, जब एल्गर ब्लूम होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, रेड टाइड आता है। वहां पे जो टाइड्स होते हैं वो रेड रेड दिखते हैं। और इसको कौन सी एल्गी की वजह से होता है ये, तो डाइनोफ्लैजिलेट कैरिनिया ब्रीविस, इस एल्गी की वजह से ये रेड टाइड आता है। मतलब वहां के जो वहां जो टाइड्स होते हैं वो किस तरह के दिखते हैं, रेड कलर के, ठीक है। तो आप याद रखिए कैरिनिया ब्रीविस। नेक्स्ट देखते हैं जोंगजिंग 26 सैटेलाइट। तो ये नाम से ही पता चल रहा है ये चाइना का है, तो बस आप इतना याद रखें कि जोंगजिंग 26 सैटेलाइट क्या है, चाइना का है ये, ठीक है, बस इतना याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भार OS सॉफ्टवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये क्या है,
ये इंडिया का खुद का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉयड फोन्स पे चलेगा। एंड्रॉयड या ऑपरेटिंग इंडिया iOS सिस्टम पे ये वर्क करेगा। तो भार OS सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको डेवलप किया है IIT मद्रास ने, याद रखिएगा। देखिए, डेवलप्ड फॉर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉयड और iOS, फाउंडेड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉन्च अंडर कौन से मिशन के अंदर ये लॉन्च हुआ है? नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, इस मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। तो भार OS याद रखिएगा कि ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको इंडिया ने खुद बनाया है। और कौन बनाया? IIT मद्रास ने, ठीक है। ये जो है फोकस करेगा किस पे? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी दोनों पे फोकस करेगा। और जो इसमें एक और चीज़ है कि ये सिक्योरिटी अपडेट्स और जो बग्स वगैरह आएंगे, मतलब जो वायरस वगैरह, वो खुद ही इसको सेल्फ जो है फिक्स कर देगा, ठीक है। सेल्फ अपडेट्स भी हो जाएगा और बग्स वगैरह को भी ऑटोमेटिकली जो है ये फिक्स कर देगा। इसको अलग से, जैसे अभी हम अलग से अपडेट्स आता है तो उसको अपडेट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं सब कुछ, इसमें ये सब नहीं रहेगा। ये खुद ही अपने आप से सब कुछ फिक्स करता चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका जूस स्पेस मिशन ऑफ यूरोप। तो एक तो ये जूस स्पेस किसके लिए है? जुपिटर के लिए, ठीक है। और ये किसका मिशन है? यूरोप का है। बस इतना याद रखिए, ठीक है। अब हम जुपिटर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये एक तो ये जो है प्लैनेट जो है वो गैसियस प्लैनेट है, ठीक है। 4 गैसियस और 4 जो है टेरेस्ट्रियल है। तो टेरेस्ट्रियल में हमारा आ जाता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एंड देन जुपिटर जो है, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये हमारा गैसियस प्लैनेट है और ये हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं मून्स जो है। तो जुपिटर के मून्स कौन कौन से हैं? गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा। जो गैनीमेड है ये सबसे बड़ा, मतलब सारे प्लैनेट में सबसे बड़ा मून है, सैटेलाइट है, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट है, तो याद रखिएगा जूस मिशन किसका है? यूरोप का है। किसके लिए? जुपिटर के लिए। नोरो वायरस केसेस डिटेक्टेड इन केरला। तो नोरो वायरस किससे रिलेटेड है आपका? फर्स्ट ये है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से, मतलब स्टमक में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसको इन्फेक्ट करता है, ठीक है, स्टमक को। इसको अभी क्या बोलते हैं? विंटर वॉमिटिंग डिजीज। इसमें क्या होता है कि जिसको ये होता है नोरो वायरस कंटेजियस, वो उसको कॉजेज क्या होता है? वॉमिटिंग होता और डायरिया होता। और उसका फर्स्ट केस कहाँ पे डिटेक्ट हुआ था? एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, केरला। ये वायरस जो है बहुत ही कम टेम्परेचर पे सरवाइव करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है विंटर वॉमिटिंग डिजीज। स्काई हॉक, इंडिया फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन। तो इस याद रखिए कि स्काई हॉक क्या है? इंडिया का पहला 5G एनेबल्ड ड्रोन है जो 5G टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगा, ठीक है। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने इसे डेवलप किया है, स्काई हॉक को। तो ये अगर पूछ लेता है कि एग्जाम में कि स्काई हॉक को किसने डेवलप किया है, तो IG ड्रोन्स ने डेवलप किया, जो कि वर्क करेगा 5G टेक्नोलॉजी पर। और ये जो है एक तो ये ड्रोन जो है ना, ये आपका वर्टिकली जो है टेक ऑफ करेगा और वर्टिकली लैंडिंग करेगा। मतलब अगर ये आपका ड्रोन है, तो ये वर्टिकली ही सीधे ऊपर जाएगा और लैंडिंग भी सीधा ही करेगा। ऐसे नहीं है कि इसके लिए कोई आपको पाथ डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए फिर इसलिए कोई रनवे की जरूरत, कन्वेंशनल रनवे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो है आपका वर्टिकली जो है टेक ऑफ भी करेगा और वर्टिकली लैंड भी करेगा, स्काई हॉक, जो कि 5G टेक्नोलॉजी एनेबल्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए, और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें जो है नाविक प्लस GPS नेविगेशन सैटेलाइट दोनों यूज हो रहा है। तो याद रखिएगा IP67 रेटेड है और इसमें नाविक जो कि इंडिया का नेविगेशनल सैटेलाइट है और GPS जो कि US का है, ये दोनों ही यूज हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ डिफरेंट सैटेलाइट्स।
सॉरी हाँ, नेविगेशन सैटेलाइट्स। तो नाविक तो आपने याद रख लिया कि इंडिया का है। ग्लोनेस, ग्लोनेस कहाँ का है? यूएसए का, ठीक है। बेदू कहाँ का है? चाइना। फिर क्यू जे जेड जेड ये आपका जापान का है। गैलीलियो आपका यूरोप का है। तो इतने पॉइंट्स याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया नेवी लॉन्चेस आईएनएस अर्नाला। अर्नाला तो ये जो है एंटी सबमरीन है, वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ये पॉइंट याद रखिएगा, शैलो वाटर क्राफ्ट है। क्या? आईएनएस अर्नाला जो है आपका शैलो वाटर क्राफ्ट है। और ये जो है पहला आउट ऑफ 8 जो बनाया जाएगा उसमें से ये पहला इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है। इसको इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। और ये जो है रिप्लेस किसको किया है? अभय क्लास की जो सबमरीन्स थी, अभय क्लास AWS शिप्स को, उसको रिप्लेस किया है, ठीक है। और ये जो ऑपरेट होगा इन कोस्टल वाटर में ऑपरेट होगा, प्लस लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए इसको इंस्टॉल किया जाएगा, लीमो जिसको बोलेंगे। अब देखते हैं, हाँ ये एक तो ये आपका आइलैंड कहाँ है? आइलैंड ऑफ अर्नाला है का? ये जो इसका नाम रखा गया है ना अर्नाला, ये आपका एक आइलैंड है गुजरात में जिसके नाम पे इसको रखा गया है, दैट इज आइलैंड ऑफ अर्नाला, ठीक है। ये पहले आइलैंड ऑफ अर्नाला ये कहाँ पर है? गुजरात में। पहले ये आइलैंड जो था ये किसके अंडर में था? वहां के गुजरात के जो सुल्तान थे महमूद बेगदा, उनके अंडर में ये था, ठीक है। सुल्तान महमूद बेगदा के अंडर में था। फिर 1530 में क्या हुआ था कि पोर्टुगीज ने इसे कैप्चर कर लिया था आइलैंड ऑफ अर्नाला को, ठीक है। फिर जो यहाँ पे इन्होंने जो हमारे सुल्तान जो ये सुल्तान थे महमूद बेगदा, इन्होंने वहां पे फोर्ट भी बनवा रखा था, ठीक है। तो जिसको कैप्चर कर लिया था 1530 में पोर्टुगीज ने। फिर 1737 में ये जो है ये आइलैंड किसके कंट्रोल में आ गया था? मराठा के कंट्रोल में, दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज के कंट्रोल में आ गया था। कब? 1731 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट वानी ये गूगल लेकर आया है ताकि जो हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस को, उसको जो है कोलैबोरेट करने के लिए इन डिजिटल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो लॉन्च्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, अर्थ पार्क एंड गूगल। तो याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, AI एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क एंड गूगल ने इसको लॉन्च किया है। एक तरह का इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल यूज किया जाएगा। लॉन्च फॉर मैपिंग द लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा वानी किसके लिए है? फॉर मैपिंग द लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये AI बेस्ड लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड होगा वानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी स्वेत मिशन, ये किसका है आपका? सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, फुल फॉर्म याद रखिएगा। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी किसका मिशन है? नासा का। बस आपको इतना ही याद रखना है। और नेक्स्ट थिंग एक याद रख सकते हैं कि इसमें का बैंड रेडार इंटरफेरोमीटर यूज होगा, करीन का बैंड रेडार। जैसे कि इंडिया के जो जी सैट G-SAT-7 सैटेलाइट है, उसमें क्या यूज हुआ था? उसमें कू बैंड यूज हुआ था। और इसमें क्या यूज हुआ है आपका? स्वेत में का बैंड। तो ये याद रखिएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो, रिक्वेस्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूएस अनाउंसेस हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू। तो यूएस ने भी अनाउंस किया है कि वो जो है न्यूक्लियर फ्यूजन से जो है एनर्जी नेट एनर्जी गेन करेंगे, मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो न्यूक्लियर फ्यूजन से करेंगे। तो अभी जो न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होता है उसमें क्या हम यूज करते हैं? उसमें यूज करते हैं फिजन का, न्यूक्लियर फिजन यूज होता है, राइट। क्योंकि जो हमारा यूरेनियम 238 होता है उसको ब्रेक करता है, ठीक है, और फिर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। लेकिन अभी यूएस ने
जो है न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करके जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि जो एक तो फ्यूजन में जो हमारे सन होते हैं उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन की हेल्प से जो एनर्जी रिलीज होता है। स्टार्स हो गए उसमें भी आपका न्यूक्लियर फ्यूजन ही यूज होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे दो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के, वो ब्रेक किस में होते हैं, हीलियम में। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन को ब्रेक कर किया जाएगा हीलियम में। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है वर्ल्ड में। इसमें जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेजर यूज किया जाएगा इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेजर को यूज किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी यूज करके एनर्जी प्रोडक्शन कौन कर रहा है, यूएस। नेक्स्ट देखते हैं इंडो PSLV C54 लॉन्च। तो इसे अभी लॉन्च किया गया है। इसके साथ जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया है। PSLV 50 C50 PSLV क्या होता है, 4 स्टेजेस होते हैं इसमें। क्या कैसे होता है, पहला सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, फिर सॉलिड होता है, फिर आपका लिक्विड स्टेज होता है जिसमें इंजन लगे होते हैं। ठीक है, ये आपका कौन से नंबर का था, C54 सेट जो है इसका लॉन्च था PSLV का। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है आपका इनकोवैक गेट्स अप्रूव्ड बाय DCGI। तो इनकोवैक है क्या, ये वर्ल्ड का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन है। इंट्रानेजल वैक्सीन मतलब कि नाकों से वो आपको इंजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आपके नोज से। तो इसे किसने डेवलप किया, भारत बायोटेक ने इसे डेवलप किया। तो याद रखिएगा इनकोवैक जो है इंट्रानेजल वैक्सीन है, वो भी वर्ल्ड का पहला वैक्सीन है। किसने डेवलप किया है, भारत बायोटेक ने। इसमें जो है इट इज ए रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडिनोवायरस वेक्टर्ड वैक्सीन विद प्रीफ्यूजन। जो है इसमें एडिनोवायरस वेक्टर्ड वैक्सीन इसमें यूज किया गया है। ठीक है, एडिनोवायरस का इस तरह से इसको बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम, जिसको मार्स भी बोलते हैं। अब ये क्यों लाया गया है, ताकि जो मीथेन का प्रोडक्शन होता है उसको कम कर सके। ठीक है, और ये लॉन्च कब किया गया था, ये आपका लॉन्च किया गया है COP27 में। COP27 कहाँ हुआ था, इजिप्ट में। ठीक है, COP28 कहाँ होगा, दुबई UAE से। COP28 आपका होगा दुबई में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम का। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो UNEP ने जो लॉन्च किया था इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी स्ट्रैटेजी की, ताकि जो है हमारा मीथेन का एमिशंस जो है कम हो सके। जो इन्होंने लॉन्च किया था उसी को ये लाया गया है कि उसी मोटिव को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स वगैरह दिए जाएंगे कि जो भी राइस फील्ड से भी बहुत ज़्यादा मीथेन रिलीज होता है, तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे जिससे उस मीथेन का रिडक्शन हो सके। ठीक है, तो आप एक पॉइंट ये याद रखिए कि मार्स जो है ये COP27 में लॉन्च किया गया था। COP27 आपका इजिप्ट में हुआ था, शार्म एल शेख इजिप्ट में। ठीक है, इसी तरह का मीथेन को कम करने के लिए इंडिया का भी अपना इनिशिएटिव है हरित धारा। इसमें क्या किया जाएगा कि जो आईकार है उन्होंने एक एंटी मेथोजेनिक फीड सप्लीमेंट को जो है डेवलप किया है, जिसको हरित धारा बोलते हैं। वो जो है एनिमल्स को जब खिलाया जाएगा तो उससे जो है एनिमल्स जो च्यूइंग करते हैं खाते हैं, जो उससे मीथेन्स रिलीज होते हैं। तो इस सप्लीमेंट को खाने से मीथेन्स जो है कम रिलीज होंगे। कितना रिडक्शन हो जाएगा, अप्रॉक्स 17 to 20% तक रिडक्ट हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा ये हरित धारा किससे रिलेटेड है, टू कट डाउन मीथेन एमिशन से। आर्टेमिस फर्स्ट, तो ये मून मिशन है, किसका है, ये नासा का। ठीक है, मून मिशन नासा का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किस चीज के लिए? क्लिक केमिस्ट्री का जो है डेवलप करने के लिए, उसकी फंक्शनल फॉर्म को देखने के लिए, उसमें इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो नाम देख लेते हैं, कैरोलिन आर बर्तोजी, मॉर्टिन मेडल एंड के बैरी शार्पलेस। तो कैरोलिन आर बर्तोजी जो है वो यूएसए के हैं, मॉर्टिन मेडल जो है डेनमार्क के हैं, कोपेनहेगन डेनमार्क, और के बैरी शार्पलेस जो है ये भी यूएसए के। इनको 2 बार जो है नोबेल प्राइज मिल चुका है के बैरी शार्पलेस को। और ये अवार्ड देता कौन है नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन। लेकिन जो हमारा लिटरेचर का है ना, वो जो है ये नहीं देते हैं, रॉयल स्वीडिश एकेडमी नहीं, बल्कि वो नॉर्वे की जो है इंस्टीट्यूट वो देती है। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2022 ये दिया गया था जो हमारे सेवेंथ पैबो, उनको दिया गया था, जो कि स्वीडन से है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो निंदर्थल जो जीनोम हमारे क्या बोलते हैं उसको जो होमोसेपियंस के फर्स्ट एक्सटिंक्ट जो होमोसेपियंस थे ह्यूमन एवोल्यूशन में, जो निंदर्थल थे, उनके जीनोम को जो है इन्होंने मैपिंग की थी। ठीक है, कि पता लगाया था उनके जीनोम से कि किस तरह वो एन एक्सटिंक्ट रिलेटिव ऑफ प्रेजेंट ह्यूमन से वो रिलेशन रखते थे, और उनके जीनोम को इन्होंने सीक्वेंसिंग किया था। ठीक है, तो इसी के में एक आपका आता है पैलियोजीनोमिक्स। ठीक है, पैलियोजीनोमिक्स एक ये न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन है, जिसमें क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं जो जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन लिविंग ह्यूमंस बीइंग और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ह्यूमंस। ठीक है, मतलब जो इंटर रिलेटेड ही थे वो। ठीक है, उन्हीं से तो हम एवोल्यूशन उन्हीं से हुआ है। तो उनके जीनोम से और जो अभी प्रेजेंट टाइम में लिविंग ह्यूमंस है, तो उनके बीच में उनके जीनोम में क्या क्या डिफरेंसेस है, उसको जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पैलियोजीनोमिक्स। चलिए, तो ये अगर पूछ लेता है आपसे कि नोबेल प्राइज मेडिसिन में किस बेसिस, कौन सी बेस पे मिला था, तो मैपिंग ऑफ निंदर्थल जीनोम। ठीक है, सेवेंथ पैबो। अब नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ये कौन, ये भी देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर, एंटोन जिलिंगर। ठीक है, जिलिंगर। तो ये 3 लोग थे, आप इस तरह भी आ सकते हो, एस्पेक्ट, क्लाउजर, जिलिंगर। इनको दिया गया था एंटैंगल फोटॉन्स पे एक्सपेरिमेंट करने पर। ठीक है, उस पे अब ये क्या होता है, क्वांटम एंटैंगलमेंट क्या होता है कि जैसे 2 और 2 से ज्यादा पार्टिकल्स जब एक दूसरे से लिंक होते हैं, टैंगल होते हैं, मतलब जिसको छुड़ा नहीं सकते, अनटैंगल नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं क्वांटम एंटैंगलमेंट। और बेल इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं कि जैसे कि कोई आप सम निकाल रहे हो, ठीक है, अब उसमें कुछ हिडन वेरिएबल्स होंगे जो क्या करेंगे, उस जो वैल्यू उसकी आने वाली होगी उसको लिमिट कर देंगे कि जब तक उस हिडन वेरिएबल्स को आप सॉल्व नहीं करते आपका वो लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेल इनइक्वालिटी। फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च व्हीकल, लॉन्च फॉर LM, ये तो मैंने आपको बताया ही है, इसको स्किप करते हैं। फिर है आपका क्वाफू फर्स्ट। ठीक है, क्वाफू फर्स्ट, चाइना फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप। तो ये सोलर टेलीस्कोप है, कहां पर इसको लगाया जा रहा है, स्पेस पे। वैसे ही इंडिया का क्या था, आदित्य L1। ठीक है, ये ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर बेस्ड सोलर मिशन है इंडिया का, याद रखिएगा। ठीक है, आदित्य L1 कहाँ पे ऑर्बिट किया जाएगा, इसका जो हमारा लैग रेंज है पॉइंट, वहां पे इसको लैग रेंज पॉइंट L1 जो कि सन और अर्थ के बीच का पॉइंट होता है, जहां पे इसको रख देंगे तो हमें दोनों का इमेज मिलता रहेगा, वो पॉइंट होता है, वहां पे इसको ऑर्बिट किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा इस सोलर जो हमारा जो ये सैटेलाइट है। फिर ऑप्टिमस किसका है, ये टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो याद रखिएगा, बस आपको इतना याद रखना है कि
टेस्ला का अगर ऑप्टिमस आएगा तो ये क्या है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो किसने बनाया है, टेस्ला ने। इसी तरह का जो है, अब ये ह्यूमनॉइड रोबोट होता क्या है कि इसके जो बॉडी पार्ट्स है ना वो ह्यूमन की तरह बनाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको ह्यूमनॉइड रोबोट बोलते हैं। इंडिया का कौन सा था, इंडिया का एक है मानव, जिसको 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट था, जिसको IIT मुंबई ने बनाया था। फिर ईरा, इसको लॉन्च किया था SDFC। फिर मित्र, ये जो है हमारा बैंगलोर में ये बना था, ठीक है। इन्वेंटो रोबोटिक्स ने इसको डेवलप किया था, और ये जो आया था बहुत ज्यादा न्यूज में तब था जब इवांका ट्रम्प आई थी यहाँ पे इंडिया में, तब इसको जो है यूज किया गया था मित्रास को, तब ये बहुत ज्यादा उस समय न्यूज में था। चलिए, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लॉन्च टेली मानस इनिशिएटिव। तो टेली मानस इनिशिएटिव का, टेली मानस का फुल फॉर्म क्या है, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। तो ये लॉन्च किया गया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन, ठीक है। तो याद, पहले तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, ठीक है। तो इसको जो, जैसे कि अगर जैसे ई हेल्थ होता है, टेली हेल्थ हम सबको जानते हैं, वैसे ही अगर मेंटल्स की कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिजिटली जो है कांटेक्ट जो है डॉक्टर से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए किसने लॉन्च किया इसे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, ठीक है। लॉन्च कौन किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। अब इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में, ठीक है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसरोस SSLV DIEOS, ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया था, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर इंडिया गेट्स वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो ये कहाँ इंस्टॉल किया गया है इस टेलीस्कोप को, नैनीताल उत्तराखंड में, ठीक है। ये कौन, इसे देखिए, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जिसको सेटअप किया गया है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस, जिसको कौन चलाता है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस इसको चलाते हैं, एरिस। तो याद रखिएगा जो आपका लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है इसको सेटअप किया गया है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, कैंपस में, जो कि कौन किसके अंडर में है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है, ठीक है। अभी देखिए इसमें जो मिरर है उसमें जो लिक्विड होगा वो एक रिफ्लेक्टिव लिक्विड होगा, ठीक है। और उस रिफ्लेक्टिव लिक्विड में क्या यूज कर सकते हैं, या तो मर्करी यूज करेंगे या फिर अदर लिक्विड में आपका गैलियम भी यूज किया जा सकता है, मेल्टिंग अलॉय ऑफ गैलियम। तो याद रखिएगा जो इसमें लिक्विड यूज होगा वो मर्करी एज वेल एज गैलियम का यूज होगा। और इसे कहाँ इंस्टॉल किया गया, सेटअप किया गया, देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस में। ये 2-3 पॉइंट्स याद रखिएगा, नैनीताल उत्तराखंड में। फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर, तो सेरावेक नाम है उसका, किसने लॉन्च किया, प्रिपेयर किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेरावेक नाम याद रखिएगा, सर्वाइकल कैंसर के लिए है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसे प्रिपेयर किया है। पृथ्वी सेकेंड मिसाइल, ये देखते हैं। तो पृथ्वी सेकेंड मिसाइल ये जो है आपका शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी फर्स्ट भी है, पृथ्वी भी है, ठीक है। तो आप इसे कंफ्यूज मत करिए, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा। और ये जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और सिंगल स्टेज है, फाइन। एक तो ये शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर केपेबल, ओके, न्यूक्लियर केपेबल आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। प्लस ये सेकंड है, इसका क्या पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और ये सिंगल स्टेज है, ठीक है। और पृथ्वी जो है, ये जो हमारा IGMDS इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसके अंडर जो है इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया गया था, ठीक है, इस बैलिस्टिक मिसाइल को। लेकिन दो ये पृथ्वी जो है बैलिस्टिक मिसाइल उस समय ये प्रोग्राम कब लेकर आया गया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1982-1983 में इसे लाया गया था, ठीक है। बट ये न्यूक्लियर केपेबल नहीं था उस टाइम,
लेकिन अभी जो ये पृथ्वी सेकंड है ये न्यूक्लियर केपेबल है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। इसका रेंज कितना है? रेंज आपका इसका होता है 350 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, तो रेंज भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं परम गंगा सुपर कंप्यूटर। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर इसको डेवलप किया गया है। तो ये 2015 में आया था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। परम गंगा आपका इंस्टॉल किया गया है आईआईटी रुड़की में, ठीक है। और अगर देखा जाए वर्ल्ड का पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फुगाकू। पहले फ्रंटियर था, अभी कौन हो गया? फुगाकू, जो किसका है? ये जापान का। तो इतना याद रखिएगा। और ये परम गंगा कहाँ इंस्टॉल किया गया है? आईआईटी रुड़की में। और परम प्रवेगा ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में इंस्टॉल किया गया था। फिर आपका एक है परम पोरुल, ये आपका जो है इंस्टॉल किया गया है एनआईटी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। फिर आपका है परम शिवॉय, ये आपका इंस्टॉल किया गया है सुपर कंप्यूटर। ये वो था पहला सुपर कंप्यूटर था ये परम शिवॉय, ठीक है। इसको इंस्टॉल किया गया था आईआईटी बीएचयू। फिर देखते हैं आईएनएस वागाशेर, ये किसके अंडर में? ये एक तरह का सबमरीन है जो अंडर प्रोजेक्ट 75 के अंडर में इसे बनाया गया था। तो टोटल कितने हैं? टोटल आपके 6 हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 के अंडर टोटल 6 जो है सबमरीन डेवलप किए जाएंगे, 6, जिसका ये लास्ट है, ये 6th है वागासीर, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ था आपका, लॉन्च हुआ था 2022 में। इसको क्या बोलते हैं? इसको कैलवरी क्लास सबमरीन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा 5 देख लेते हैं कौन सा है। तो पहला है आपका, फर्स्ट है कैलवरी, दूसरा है खंडेरी, तीसरा है वागीर, चौथा है करांज और 5वां है वेला, आईएनएस वेला। चलिए एथेनॉल ब्लेंडिंग देख लेते हैं। तो इसमें जो है एथेनॉल इज अ बायोफ्यूल, ठीक है, जो कि बनाया जाएगा किससे? बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, बाय विद द हेल्प ऑफ ईस्ट से इसका फर्मेंट किया जाए, और बाय पेट्रोकेमिकल प्रोसेस, जैसे कि इथाइलिन हाइड्रेशन हो गया। अब जो पेट्रोल के साथ जब एथेनॉल को मिक्स करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एथेनॉल फ्यूल बोलेंगे या तो गैसोहोल बोलेंगे, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट के जो 20% जो एथेनॉल की मिक्सिंग करनी है पेट्रोल की, वो कब तक पूरा हो जाना है? कब तक के लिए टारगेट रखा गया है? वो आपका टारगेट रखा गया है 2025 तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट ट्रायल फ्लाइट यूजिंग गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो गगन सैटेलाइट का सबसे पहले किसने यूज किया है? तो इंडिगो ने यूज किया है। कहां पर? किशनगढ़ एयरपोर्ट पर, ठीक है। अपनी उनकी जो फ्लाइट है इंडिगो फ्लाइट में किशनगढ़ एयरपोर्ट पे सबसे पहले जो है गगन सैटेलाइट का यूज किया गया है। तो गगन क्या है? एक तरह का नेविगेशन सैटेलाइट है, राइट, ठीक है। इसको डेवलप किया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर इसको डेवलप किया था, और ये लॉन्च हुआ था 2015 में। फिर सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस, ये आपका कहाँ हुआ था? सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में, बस इतना याद रखिए। इनॉग्रेट किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑर्गेनाइज बाय इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन इन पार्टनरशिप विद इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन। थीम क्या था? कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। चलिए अब देखते हैं न्यूज जो शॉर्ट में है। लेजर कार्बन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ये जो है कहाँ पे इसका रिसर्च चल रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मांडी। मांडी ये आईआईटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे डेवलप किया गया है कार्बन बेस्ड कैटलिस्ट, जिससे कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो सके। तो पूछ सकता है कि लेजर कार्बन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का, वाटर को तोड़कर, जो कि इसका फॉर्म होता है H2O फॉर्म होता है, इसको तोड़ के जो है बनाया जा सके, ठीक है।
तो ये आपका मांडी जो है हिमाचल प्रदेश में, इसको जो H2O को जो है तोड़ के ये वाटर, H2O को तोड़ना मतलब वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करना, उससे जो है आपका ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये कौन कर रहा है? IIT मांडी। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। राइट टू हेल्थ, अब ये कौन लेकर आया है? तो राजस्थान। बस आपसे इतना ही क्वेश्चन में पूछेगा, राइट टू हेल्थ कौन लेकर आया है? राजस्थान लेकर आया है। इसमें जो है आपको अगर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं किया जाएगा कि आप पहले पेमेंट करिए एंड देन आपको चेकअप होगा। इसमें राइट टू हेल्थ में है अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा अंडर राइट टू हेल्थ। फिर IAF डेवलप वायुलिंक प्लेटफॉर्म, तो इंडियन एयरफोर्स ने वायुलिंक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है, ठीक है। ये एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है वायुलिंक। इसमें क्या होगा कि अगर कोई बैड वेदर्स हो गए तो उससे जो है हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाता है। तो ये वायु लिंक बनाया गया है कि जो है एक कम्युनिकेशन लिंक जो ये प्रोवाइड करे इंडियन एयरफोर्स को टू द पायलट से, ठीक है, इन बैड वेदर कंडीशन। अगर कोई भी वेदर जैसे बारिश हो जाती है या फिर स्टॉर्म लाइटनिंग होती है, थंडर होती है, उस समय क्या होता है, कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाता है। तो वायु लिंक के थ्रू क्या होगा कि ये कम्युनिकेशन डिसरप्ट नहीं होगा और जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपने पायलट से जो जेट वगैरह में यूज चलाते हैं पायलट्स, उनसे जो है वो सीधा कांटेक्ट कर सकेंगे। यही है वायु लिंक, ठीक है। याद रखिएगा वायु लिंक क्या है? कम्युनिकेशन लिंक फॉर IAF। स्काई UTM ये इंडिया का पहला जो है एडवांस ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा स्काई UTM क्या है? इंडिया का पहला एडवांस ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। किसने इसको डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है स्काई एयर ने, जो एक गुरुग्राम बेस्ड ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। बस आप इतना ही इसमें याद रखिए कि स्काई UTM क्या है? एक ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको स्काई एयर ने डेवलप किया है। फिर स्वास्थ्य गर्भ ऐप, ये जो है IIT रुड़की और एम्स मिलकर इस ऐप को बनाया है, लॉन्च किया है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ताकि जो प्रेगनेंसी में उनको डिफिकल्टी होती है वो सब जो है उनको ना हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अबाउट द ऐप देख लेते हैं। तो इसको IIT रुड़की और एम्स ने डेवलप किया है जिससे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन से डॉक्टर्स जो है कनेक्ट हो सके, ठीक है। जैसे टेलीमेडिसिन हो गया, टेली ई हेल्थ हो गया, फिर मैंने अभी टेली मेंटल का बताया था निमहेंस ने जिसको लॉन्च किया, उसी तरह ये भी है, ठीक है। इस ऐप के थ्रू जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो डायरेक्ट जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती है। और ये किस मिशन के अंडर इसको लाया गया है? PM स्वास्थ्य भारत मिशन, जो कि लॉन्च हुआ था आपका 2021 में जो है इसे लॉन्च किया गया था, PM स्वास्थ्य भारत मिशन। नेक्स्ट है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली जो है या लॉन्च डेडिकेट किया है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर टू द नेशन। अब ये है कहाँ, बनाया कहाँ गया है ये इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर? तो ये आपका बनाया गया है पाली हरियाणा में, पाली हरियाणा, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर आपका बनाया गया पाली हरियाणा में, और ये इंडिया का पहला जो है नेशनल रिपोजिटरी है फॉर लाइफ साइंसेज, जहां पे जो बायोलॉजिकल डेटा जो है उसको स्टोर किया जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहाँ पे गवर्नमेंट ने बनाया है? तो पाली हरियाणा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये यूके की स्टार्टअप है, उन्होंने ये डेवलप किया। इसमें क्या होगा, जो प्लास्टिक होंगे, प्लास्टिक वेस्ट, उसमें इस तरह का बैक्टीरिया डाला जाएगा जो क्या करेगा, अगर जैसे कोई प्लास्टिक डिस्पोज किया गया तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको एज अ वैक्स में चेंज कर देगा एंड देन वो क्या होगा, एनवायरमेंट में खुद ब खुद डिग्रेड हो जाएगा। तो उसी को बोलेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर आया आपका नेक्स्ट है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। अब ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है? अभी जो है अर्थ को ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जो हिट किया है, और ये पता कैसे लगाया गया है? अकॉर्डिंग टू US नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका पता लगाया है। अब ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होता है कि जो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं
जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं ना, सोलर फ्लेयर्स, वो क्या करते हैं, जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो उसमें जो है डिसरप्शन हो जाता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, देखिए जो सोलर एमिशंस हो रहा है उसी को सोलर फ्लेयर्स भी कहते हैं। वो जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो उससे डिसरप्शन होता है, उसी को बोलते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गोस्टी सैटेलाइट। ये गोस्टी सैटेलाइट किसका है? नासा का है। ये किसके लिए? ये एक तरह का वेदर सैटेलाइट है। फुल फॉर्म क्या है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। नेक्स्ट है आपका हकुटो आर मून मिशन। जापान का है ये हकुटो आर मून मिशन, जो कि मून पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ये मिशन लाया गया है। नेक्स्ट है विक्रम एस लॉन्च्ड बाय इसरो। तो इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है विक्रम एस, जिसको किसने लॉन्च किया था? स्काई रूट ने, अंडर द मिशन प्रारंभ मिशन के अंदर ये लॉन्च किया गया था। बाकी मैंने आपको इसको डिटेल में बता ही दिया ऊपर। फिर सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। SLBM का फुल फॉर्म क्या है? सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको लॉन्च किया गया है किससे? INS अरिहंत से लॉन्च किया गया है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि एक सबमरीन पे रख के इस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा। देखिए एक तरह का मिसाइल है जो कि आपका सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा। फॉरएवर केमिकल मतलब ऐसा केमिकल जो हमेशा और हमेशा जो है एनवायरमेंट में रहता है, वो डिग्रेड नहीं होता है। तो अभी क्या देखा गया एक स्टडी में कि जो रेन वाटर है उसमें जो है कंटामिनेंट पाए गए हैं किसके? पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस के कंटामिनेंट पाए गए हैं रेन वाटर में। अब ये PFA यूज कहाँ होता है? जैसे कि हमारे सिंथेटिक केमिकल्स, जैसे कि नॉन स्टिक कुकवेयर्स में, वाटर रेजिस्टेंस क्लोथ्स में इसका यूज करते हैं, स्टेन रेजिस्टेंट फैब्रिक्स में, कॉस्मेटिक में और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये तो एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होते और ये एनवायरनमेंट में रह जाते हैं, जो कि हार्मफुल करते हैं किसको? लैंड, वाटर, एयर को, सभी को हार्म करते हैं। उसी को बोलते हैं फॉरएवर केमिकल। अगर आपको पूछे कि फॉरएवर केमिकल्स क्या है तो आप ये याद रखिएगा, पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस को फॉरएवर केमिकल्स बोलते हैं। चाइना पायलट रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट, तो इसे लॉन्च किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा कि पायलट रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट किसका है? चाइना का। दैट्स इट। फिर नेक्स्ट है आपका नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया है, नेशनल ऑगमेंटेड, जिसको NAFIS भी बोलते हैं। अब NAFIS का फुल फॉर्म देख लो, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, डेवलप किसने किया? NCRB ने, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। और इसका फर्स्ट टाइम जो है यूज किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। किसे? एक जो कल्प्रिट है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए मध्य प्रदेश ने इसका यूज किया था, NAFIS का। 75 रीजनल कमिटी सेशन ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया। तो अभी रीजनल कमिटी सेशन WHO का कहाँ पे हुआ है? भूटान में, याद रखिएगा। ठीक है, किस लिए ये हुआ है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। और टारगेट कब का रखा गया है? 2022 से 2030 तक का टारगेट रखा गया है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को। और ये कहाँ पे हुआ था? इनॉग्रेट कहाँ किया गया है? रीजनल कमिटी सेशन आपका भूटान में। टोमेटो फ्लू का अभी देख कहाँ पे ये फर्स्ट टाइम इसका केस मिला है? कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये कौन से वायरस से होता है आपका? कॉक्ससैकी वायरस, कॉक्ससैकी A16 वायरस, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, कौन से वायरस से? कॉक्ससैकी A16। फिर RS-28 सरमत। अब ये क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सरमत किसका? रशिया का। बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, रशिया का ये मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल।
इंडिया फर्स्ट प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड, तो इंडिया का एक प्राइवेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर बनाया, किसने बनाया है? इंडिया का जो स्टार्टअप है, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है ये अग्निकुल कॉस्मोस, इन्होंने ये इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हम लोगों ने कवर ही किया था। नेक्स्ट है आपका INS सिंधु ध्वज, इसको क्या किया गया? डीकमीशन कर दिया गया है फ्रॉम इंडियन नेवी, जिसको इंस्टॉल किया गया था कब? कमीशन किया गया था 1987 में, अभी इसको 35 साल हो गए और INS सिंधु ध्वज को जो है डीकमीशन कर दिया गया। तिहान, ये इंडिया का पहला ऑटोनॉमस नेविगेशन टेस्ट बेड है, एरियल एंड टेरेस्ट्रियल फैसिलिटी तिहान, और इनॉग्रेटेड बाय जितेंद्र सिंह। अब ये क्या है? तिहान एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, तिहान जो एक ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम है, तिहान, ठीक है, जिसको डेवलप किया है IIT हैदराबाद ने। एमपॉक्स, तो अभी WHO ने क्या किया? जो मंकी पॉक्स है उसका नाम बदल के रख दिया है एमपॉक्स, तो याद रखिएगा मंकी पॉक्स का नाम बदल के एमपॉक्स जो है WHO ने रखा है। एक्सरसाइज पार-एक्स, ये किसके लिए पार-एक्स कौन से फील्ड के लिए ये एक्सरसाइज किया गया है? ये है आपका साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। तो इस तरह से पूछ सकता है आपसे कि ये पार-एक्स क्या है, तो ये साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जो कि कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसको सर्ट इन कोलैबोरेशन में पावर CSIRT ने एक साथ मिलके इसको जो है इनॉग्रेट किया है, सक्सेसफुली डिजाइन किया है, कंडक्ट करवाया है। ठीक है, पार-एक्स एक्सरसाइज को। तो सर्ट इन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आपका आता है मिट्टी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये सर्ट इन आपका आता है। गलती से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मत लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसका थीम क्या था? डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शन इन IT एंड OT इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर काला आजार एलिमिनेशन बाय 2023, तो टारगेट कब का रखा है इंडिया ने? काला आजार को एलिमिनेट करने का 2023 को, और WHO का टारगेट कब का है? 2030 का। INS विक्रांत, अभी इंडिया न्यूएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल शिप INS विक्रांत जो है, इसको कमीशन किया गया है। एक तो ये सबसे लार्जेस्ट वॉरशिप है, ठीक है, इंडिया का, और इंडिजीनियसली डिजाइन किया गया है। अब इंडिजीनियसली का ये मतलब नहीं है कि उसमें 100% जो है, जो मशीनरीज यूज हुए हैं वो इंडिया के, जबकि इंडिजीनियस का मतलब है कि 75% जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग, जो भी मशीन वो सब इंडिया के यूज किए हुए, सिर्फ 75%, 100% नहीं। तो अगर आपके एग्जाम में आता है 100% तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 75%, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इसको डिजाइन किसने किया? वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने, एंड बनाया किसने? मैन्युफैक्चर किया कोची शिपयार्ड लिमिटेड। चलिए, इंडिया फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी, तो ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? आपका घरवाल रीजन उत्तराखंड में। इंडिया का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे इंस्टॉल किया? घरवाल रीजन उत्तराखंड। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव। सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? आपका अहमदाबाद। पॉइंट याद रखिएगा, सेंटर स्टेट, वैसे भी अहमदाबाद को एज अ साइंस सिटी कहते हैं, ठीक है, अहमदाबाद को, तो उससे याद रखिएगा कि सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव कहाँ पर? अहमदाबाद। इंडिया विंस UN अवार्ड फॉर हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, तो इंडिया का जो प्रोग्राम था, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को जो WHO के साइड से जो है अवार्ड मिला है, स्पेशल फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड जो है इंडिया को मिला है। फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ माया, तो चाइना ने एक आर्कटिक वुल्फ को जो है क्लोन किया, जिसका नाम माया रखा है। तो अगर आपको आए एग्जाम में कि माया क्या है, तो ये आर्कटिक वुल्फ है। नासाज डार्ट स्पेसक्राफ्ट हिट्स टारगेट एस्टेरॉइड, तो
जो नासा का डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट है, ठीक है, उसने जो अपना जो उसने डीडीमोस करके था, डीडीमोस हाँ करके था एस्ट्रॉइड, उसको टारगेट किया था क्योंकि ये था कि वो अर्थ को जो हिट करने वाला है, तो इसलिए डार्ट को लेकर आए थे, डार्ट स्पेसक्राफ्ट को। तो अभी उसने क्या किया है कि अपने टारगेट को जो है सक्सेसफुली इम्पैक्टेड इट्स टारगेट एरिया, जो एस्ट्रॉइड था उसको टारगेट किया है, ठीक है, डार्ट। तो ये किसका है? ये नासा का। इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कहाँ इनॉग्रेट किया गया? आपका बेंगलुरु। तो देखिए याद रखने का, क्रायोजेनिक इंजन जो भी हमारा स्पेस से रिलेटेड जो भी सेंटर्स है वो हमारा बेंगलुरु में है, तो उससे आप याद रखिएगा, क्योंकि इसरो भी आपका देखिए बेंगलुरु में है। बस इन स्पेस आपका कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। बाकी जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो भी आपका बेंगलुरु में है, जो कमर्शियल आपका वो है, कमर्शियल कंपनी है किसका? इसरो का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे भी याद रख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर है, इसकी फैसिलिटी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? बेंगलुरु में। अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है, तो इसको डीआरडीओ ने बनाया है, फ्लाइट टेस्ट किया है अभ्यास का। इसका फुल फॉर्म है, ये क्या है? अभ्यास क्या है? एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है, जिसको हीट बोलते हैं। ये कहाँ से इन्होंने किया है? ओडिशा। फिर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, अब ये सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च कहाँ पे होगा? जहाँ पे निहम्स है, ऑब्वियस सी बात है ना, तो ये आपका होगा बेंगलुरु में। देखिए आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, वहां पे इसको सेटअप किया गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहीं पे जब ब्रेन मेंटल का हॉस्पिटल वो है रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वहां पे ये भी सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च भी उधर ही बनाया जाएगा। GSAT-24 ये एक तरह का क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, जिसको बिल्ड किया है इसरो फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इंडिया फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, ये कहाँ पे बनाया गया है? इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, एक तो बेंगलुरु है, एक तो हैदराबाद है, तो ये कहाँ पे बना है? हैदराबाद में। इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो बनाया गया है वो तेलंगाना हैदराबाद बनाया गया है, सेटअप किया गया है, ठीक है। INS गोमती जो है डिकमीशन कर दिया गया है, इसको कमीशन किया गया था 1988 में, अब इसको हटा दिया गया है। वहां पे हमने सिंधु ध्वज देखा था, और ये INS गोमती। अस्त्रा मार्क 1, ये क्या है? अस्त्रा मैक आपका है 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, जिसको डेवलप किया है भारत डायनेमिक लिमिटेड ने। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके इसको खरीदने की बात की है, सप्लाई करने की। तो अस्त्रा मैक 1 क्या है? ये बियॉन्ड विजुअल, ये पॉइंट याद रखिएगा, बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज क्या है? 100 से 200 किलोमीटर। और पृथ्वी की कितनी थी? मैंने कितना बताया था पृथ्वी का? 350, याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स याद रखिए, पूछ लेते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, तो इसको कहाँ पे बनाया गया है? IIT मद्रास, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी IIT मद्रास, ठीक है। अभी मैंने बताया कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या होता है, याद रखिएगा। कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल, कहाँ पे बनाया गया, इसको सेटअप किया गया है ये प्लांट? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार में। स्फीयर एक्स मिशन, ये किसका है? नासा का। स्फीयर एक्स शॉर्ट इसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपोक ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर, जो कि नासा में है, नासा ने इसको लॉन्च किया है स्फीयर एक्स। फिर पावरथॉन ये किसने लॉन्च किया है? पावर से ही, नाम से ही लग रहा है पावर के लिए है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, ताकि जो हमारे टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्यूशन उसका ढूंढने के लिए इसको लॉन्च किया गया पावरथॉन। इसी तरह हैकाथॉन होता है, फिर बहुत सारे ऐसे हरबिंगर भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था हरबिंगर, याद रखिएगा।
हर्बिंगर, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। फिर एशियाज लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, ये आपका कहाँ पे बनाया गया है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, ये एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट है। कहाँ पर? इंदौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अभी लास्ट में रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उसे लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।